इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। अक्सर अपनी बातों में समय समय पर आंकड़े वांकड़े सब रखता रहता हूं। अब जिसको ये मानते हैं अपना चचा अका जो भी मानते हैं, उस आईएमएफ ने भी उन्हीं बातों को ज्यादा सटीक तरीके से कह दिया है। आईएमएफ ने अब साफ साफ बता दिया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना फिलहाल भूल जाओ। विश्व गुरु बनने, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, ये सब तो वो तो जुमलेबाजियां हैं। लेकिन जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात थी, जापान से आगे निकलने की बात थी, उन सब चीजों पे भी रायता हो गया है। 4 ट्रिलियन बनने के लिए भी अभी इनको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आईएमएफ के आंकड़े बताते हैं कि रुपए की दुर्गति लगातार होती जा रही है और उसके कारण सारे सपने धूमिल होते जा रहे हैं। जो जनसभाओं में, भाषणों में, सोशल मीडिया, आईटी सेल के जरिए बुने गए थे या बनाए गए थे, हकीकत यह है कि गलत नीतियों के कारण इस देश को, मैं अक्सर मेरे जितने भी वीडियो होते हैं मैं नीतियों की ही मीमांसा करता हूं, व्यक्तियों की आलोचना नहीं करता हूं। कुछ लोगों को लगने लगता है कि ये फला विरोधी, फला समर्थक है, मेरा मतलब नहीं होता। तो जो नीतियां थी उन्होंने कैसे सत्यानाश किया है, और जो आईएमएफ है उसने क्या कहा है हमारे लिए और वो कितना मायने रखता है। क्या इस देश के उद्योगपतियों की ये सचमुच देशभक्ति है या गद्दारी है? देश के से किस तरह से वो लोग कपट कर रहे हैं जिसका नुकसान हमको उठाना पड़ रहा है। ये सारी जो मेरी धारणा है मैं आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बातचीत शुरू करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने का क्या होने वाला है। आईएमएफ का कहना है, जो ताजा रिपोर्ट है उसके हिसाब से अब हमारी अर्थव्यवस्था 2029 तक 5 खरब डॉलर यानी 5 ट्रिलियन तक जाने की सोच सकती है। पहले यह माना जा रहा था कि 2028 तक तो पहुंच ही जाएंगे, और यह आंकड़ा दूसरे होने का मतलब यह है कि हमारे यहां की तरक्की रुक गई है। तरक्की रुकने का मतलब क्या है? तरक्की रुकने का मतलब यह है कि हमारी जीडीपी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है जितने का अनुमान लगाया गया था। आप देखते हो जीडीपी के अनुमान आते हैं, हमारे यहां तो भविष्य की चीज ही हेडलाइन बनती है। जीडीपी 5% रहने का अनुमान, भारत तरक्की की राह पर निकल चुका है। वहां पे भारत दिल्ली में बनेगा सबसे बड़ा एम्स, और भारत में एम्स बन जाएगा, और उसके बाद के पूरे सपने। बुलेट ट्रेन चलेगी तो बुलेट ट्रेन कैसी होगी, यहां से रिपोर्टरों को भेज दिया गया चीन, बड़े बड़े गोदी मीडिया ने, और वहां जाके बुलेट ट्रेन के अंदर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। ऐसी होती है बुलेट ट्रेन जो मोदी जी आपको देने वाले हैं। तो भविष्य की चीजों पे लेके ऐसा घुमा देते तगड़ा वाला। तो जीडीपी के आंकड़े भविष्य के जो अनुमान थे उनके आधार पर उछल रहे थे, तालियां बजा रहे थे। वो अब उतनी नहीं तेज रहने वाली है। यानी इस देश में जो टोटल उत्पाद, जीडीपी क्या है? जीडीपी इस बात का प्रतीक है कि देश के उद्योग कितनी प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि उद्योग ही उत्पादन करते हैं। और ये आज के बाजार भाव से जो कुल उत्पादन हुआ है उसकी कीमत और आने वाले समय में क्या कीमत होगी उसका एक अनुमान है, जिसको आप कहते हैं जीडीपी का अनुमान, ग्रोथ का अनुमान, यानी उसकी प्रगति का अनुमान। आईएमएफ का कहना है कि अगले वित्त वर्ष 25-26 में भारत ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रिलियन पार करेगा, लेकिन उसको फिर उसके बाद 2 साल लगेंगे 4.96 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में। अब ये आईएमएफ का एक अनुमान है, और ये अनुमान बताता है कि क्या वजह है। वो ये बताता है कि सारी दुर्गति के पीछे जीडीपी, देखिए ये चक्र है इकोनॉमी का। जीडीपी खराब यानी उत्पादन खराब। उत्पादन क्यों खराब है इस पे भी हम बात करेंगे, इसके 2-3 कारण। और उत्पादन खराब होने का मतलब यह है कि रुपया गिरेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कम होगा, और जब रुपया गिरेगा तो फिर जीडीपी गिरेगी, क्योंकि जीडीपी इन डॉलर, जो इंटरनेशनल जीडीपी है वो जीडीपी इन डॉलर मानी जाती है, क्योंकि आपको माल तो उसी दुनिया में बेचना है। तो उसके हिसाब से दुर्गति होगी। तो कुल मिला के हालत यह है कि 25 के लिए जो एक्सचेंज रेट था, अनुमान था इनको कि 82-82.5 रुपए का डॉलर हो जाएगा। इसको आईएमएफ को वो पहुंचने वाला है 90, तो अभी पहुंच गया है, आगे पता नहीं क्या होगा। 90 पहुंचने वाला मतलब 89, 88, 88, 87, 88 हो गया। तो उसको लेकर चिंता है। आईएमएफ ने एक काम और भी किया है,
भारत के रुपए की बड़ी गजब बेइज्जती जिसको कहते हैं, उस टाइप का रिमार्क उस पर दे दिया है। क्या उसने कहा है कि भारत की जो मुद्रा व्यवस्था है वो क्रोल लाइक हो गई है। क्रोल मतलब रेंगना, क्रोल लाइक मतलब जैसे रेंग रही है उस तरह की दिख रही है। और पहले इसको स्टेबलाइज माना जाता था, स्थिर माना जाता था। अब इसको भी समझना पड़ेगा। रुपए की गिरने की या बढ़ने की जो रफ्तार है वो हम अगर उसका अनुमान लगा सके, हाँ भाई इतना ऊपर जाएगा इतना नीचे जाएगा, तो ये हुई स्थिर। क्रोल लाइक का मतलब ये हुआ कि ये कभी गिरती, मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल क्यों है इसको हम समझेंगे। देखिए आप विदेशों में, आप विदेश के मोटे आसामी पैसे वाले लोग हैं, आपने कहा ये भारत नामक एक देश है, इसमें कुछ फैक्ट्री की मैं शेयर खरीद लेता हूं। ठीक है साहब, शेयर खरीदूंगा तो ये फैक्ट्री इतनी बढ़ेगी तो जीडीपी ऐसे बढ़ेगी, तो भारत में ये अनुमान है, आपका अनुमान है। तो जब आप भारत में पैसा लगाने जाते हो, जब वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो हर चीज की प्लानिंग करते हैं, जैसे कि उस समय डॉलर का रेट क्या हो जाएगा, डॉलर कितना बढ़ेगा कितना गिरेगा रुपया उसके सामने, ताकि मैं जब वहां पैसा स्पेंड करूंगा तो ओवरऑल रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है। भाई सामने वाला जहां इन्वेस्ट करेगा तो मोटा हिसाब लगाता है, उसके बाद एक्सपर्ट होते हैं, बैठ के हिसाब लगाते रहते हैं। लेकिन भारत का जो रुपया है ना, उसका हिसाब लगाना, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। 91 तक हमारा रुपया हम लोग खुद ही फिक्स करते थे, वो टेंशन नहीं थी। फिर मनमोहन सिंह जी आए, अमेरिका की परस्ती वाली जो है वो नरसिंह राव जी, अमेरिका परस्ती वाली नीतियां बननी शुरू हुई। तो हमने क्या कहा कि हमारा रुपया जो है ना, इसका दाम मार्केट के हिसाब से तय होगा, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड सप्लाई से तय होगा, और जो भी फैक्टर उनके जरिए तय होगा। ठीक है साहब, उसके हिसाब से ऊपर नीचे जाने का अनुमान लगा सकते हैं वो लोग, जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं। लेकिन जो मोदी काल आया, इसने उसको पूरा गड़बड़ कर दिया। अब कैसे कर दिया? हुआ ये कि हमारा जो गवर्नर है ना आरबीआई के, ये आने लग गए, जैसे पहले इतिहास वाले आए थे, अब इन्होंने जो अर्थशास्त्रियों को, बड़े बड़ों को रखा जाता था, उनको एक तरफ कर, सुनते नहीं है सरकार की बात, हटाओ। जैसे मुख्य चुनाव आयोग सुनता नहीं सरकार की बात, अपना आदमी लगाएंगे, दिया साहब। अब वो जो है, मोदी जी की नाक नहीं कटनी चाहिए, तो क्या करें, रुपए डॉलर की कीमत को जरा अपने हिसाब से ही मैनेज करो। तो क्या कर रहे हैं, भारत का आरबीआई, भारत का, मैं कई बार बता चुका हूं, भारत का अपना छपा हुआ कागज का नोट डॉलर देके खरीद रहा है। क्यों? नोट ज्यादा ना गिरे। तो अब जब तुम मैनिपुलेट करते हो, उसके बाद से क्या होता है कि फिर अचानक गिरने लगता है तेजी से। फिर भारत की सरकारी बैंकें भी खरीद रही हैं। सोचिए, हमारे आपके पैसे से डॉलर बेच के वो लोग रुपया खरीद रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसी दशा में क्या हो रहा है कि जब देश खुद ही रुपया खरीद रहा है तो डॉलर का गिरता हुआ दाम थोड़ा समझ जाता है। लेकिन वो जो आदमी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका तो अनुमान गड़बड़ा रहा है ना, उसको लग रहा है कुछ पता नहीं इनकी पॉलिसीज का, यार अचानक ये जंप कर जाता है, नीचे हो जाता है। तो इसलिए उसने कहा क्रोल लाइक कर दिया, यानी भारत का अनप्रेडिक्टेबल हो गया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब भारत, जो आईएमएफ जब कुछ कहता है तो दुनिया भर के जो फाइनेंशियल प्लानर हैं वो इनकी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ते हैं। आईएमएफ का मेंबर भारत भी है, एक डायरेक्टर है वहां पे। आईएमएफ में पहले वीडियोस में बहुत डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हो रहा है कि आईएमएफ ने अगर लिख दिया तो ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, वो 4-5 बार सोचेंगे। लेकिन डॉलर गिर क्यों रहा है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, इसके बावजूद है, लेकिन डॉलर गिर क्यों रहा है? अभी तो एक और स्थिति है, हम जो कल जापान की डिफ्लेशन की बात कर रहे थे कि महंगाई होना बंद हो गई है, वो जो स्थिति वहां आ गई है, वैसे हालात यहां ना आ जाए इसकी भी चिंता हो रही है, यानी ग्रोथ ही रुक जाएगी पूरी। खैर, तो अभी जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे यहां पर क्यों डॉलर गिर रहा है, माफ कीजिए रुपया गिर रहा है। क्यों डॉलर के सामने रुपया गिरता चला जा रहा है? इसके पीछे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विदेशी निवेशक हैं वो यहां से पैसा निकाल रहे हैं, उनको यहां का हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है, सरकार का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है। जब तुमको सब कुछ अडानी को ही देना है, जब कुछ तुमको जो है अंबानी को ही देना है, और अडानी अंबानी को इन्वेस्टमेंट जहां से लेना है वहीं से लेना है। अडानी अंबानी की कंपनियों में वो लोग पैसा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि 75% पैसा तो अडानी ने खुद ही अपने पास रखे हुए हैं शेयर। तो वहां पर जो है अंबानी में जरूर, लेकिन वहां पे वो बड़े बड़े जैसे फेसबुक टाइप के लोगों के साथ पार्टनरशिप करता है। तो वो लोग यहां पैसा कहां लगाएं?
जिन कंपनियों को सरकार का आंख बंद करके समर्थन है, धारणा है ये, उनमें वो पैसा लगा नहीं सकते, बाकी में लगाएंगे क्या भरोसा किस दिन अडानी किसको भी पलट देगा। तो भारत में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके कारण उनको इनसिक्योरिटी लगती है। देखिए, पूंजीवादी जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वो व्यवस्था को एक्सप्लॉइट तो करना चाहते हैं अपने हित में, लेकिन जब किसी बाजार में जाते हैं तो चाहते हैं कानून का काम नक्की हो, ताकि हमको दिक्कत ना हो, ना लाइसेंस लेने में, कोटा लेने में, ना इन्वेस्ट करने में। तो उनको ये लगने लगा कि भाई भारत में, तो एक कारण तो ये, दूसरा भारत के हमारे उद्योगपति वो अपने आप बड़ा बुरा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि हमारे यहां से पैसा बाहर ले जा रहे हैं, और सिर्फ पैसा बाहर ही नहीं ले जा रहे हैं, उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो किसी देशभक्त से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। भारत से पैसा कमा रहे हो, तुम्हारा अपना देश है, इस पैसे को ले जाके तुम दूसरे देशों में इन्वेस्ट करोगे, यानी भारत की जीडीपी बढ़ाने के बजाय, भारत के उद्योगों में पैसा लगाने के बजाय, उन उद्योगों की तरक्की करने के बजाय तुम पैसा विदेशों के उद्योगों में लगा रहे हो। भारत में जो भारत के ऑनेस्टली भारत के हैं, जिनको भारत में ही बनाना है, भारत में ही कमाना है, वो है हमारे देश के लघु और मध्यम उद्योग, यानी एमएसएमई और कुटीर उद्योग। इनकी तो हालत सरकार की नीतियों में खराब हो चुकी है, आप जानते हो। इनको सपोर्ट करने के बजाय, भारत में उत्पादन कराने के बजाय, इनको लगता है कि भारत में फैक्ट्री में उतना मुनाफा नहीं है, भारत में सट्टेबाजी जुएबाजी में मुनाफा है। ये सब लोग जो है वही सट्टा जुआ क्या, तो शेयर मार्केट खेल रहे हैं। कभी सोना खरीदते हैं, सोना इतना खरीदा इन्होंने, इतना सोना खरीदा, इतना सोना इंपोर्ट हुआ है कि उसके कारण भी रुपया गिरा है, क्योंकि सोना जब बाहर के मार्केट से खरीदोगे तो डॉलर में खरीदोगे, और ये सोना इन्वेस्ट करने वालों के कारण है भाई साहब, ज्वेलरी बनाने वालों के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी बनाने वाले सोना लीज पे लेते हैं, खरीदते नहीं हैं। वो बिल्कुल फर्क व्यवस्था है, उससे उतना डॉलर पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन एकदम डायरेक्ट सीधे नहीं पड़ता, समय लगता है उसमें। तो इन्होंने इन्वेस्ट करने के नाम पे पैसे को, भारत के पैसे को, जो भारत में उत्पादन करने, रोजगार पैदा करने, भारत की जीडीपी बढ़ाने में लगाना चाहिए था, उस पैसे को खुले हाथ से विदेशों में इन्वेस्ट किया। दूसरा, आप जानते हैं भारत में भ्रष्टाचार की गंगा दनादन बह रही है। जितने बड़े बड़े चोर भ्रष्टाचारी हैं, रोज किससे आते हैं, कभी ये, कभी संदेशरा बंदूक आया, पूरे पनामा पेपर, पंडोरा पेपर, ये सब लोग अपना चोरी का माल, अब भारत में गद्दों में नोट नहीं रखे जाते हैं, ये सारा माल जा रहा है बाहर की कंपनियों में, जो फर्जी कंपनियां होती हैं, शेल कंपनियां, उनमें। तो जब वो जाएगा वहां तो डॉलर में ही जमा होगा, उसमें भी पैसा, डॉलर रुपया बाहर जा रहा है। तो जो भ्रष्टाचार की गटरगंगा बहना, भारत की जीडीपी गिरना और भारत के उद्योगपतियों का बाहर इन्वेस्ट करना एक बड़ा कारण। तो कौन कौन उद्योगपति है जो भारत का पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली चीज। और भारत में अगर मैं और आप कोई भी कमाई करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है अगर कंपनी से, उसके ऊपर सरकार आपसे इनकम टैक्स लेती है। अब एक सरल भाषा से मैं आपको समझा रहा हूं। आप अपना पता अगर ये लिखा दो कि मैं दुबई में रहता हूं, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन सरल उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि मैं दुबई में रहता हूं, तो मेरी इनकम दुबई में मानी जाए, और जो टैक्स लगेगा दुबई से लगेगा, भारत से नहीं लगेगा। तो क्या होगा? तो आप टैक्स देना देश को नहीं चाह रहे हैं, ऐसा कानून में नहीं हो सकता, ऐसा तरीका नहीं है कि आप वहां के अपने आप को नागरिक दिखा के टैक्स बचा सको। लेकिन कंपनियों के लिए यह है, नौकरी वाले के लिए नहीं है। जो कमाइयां हैं, अगर उसका बिल वहां से कटे, यूएई से कटे, और मुनाफे इन बड़े बड़े उद्योगपतियों के अगर वहां के रजिस्टर में लिखे जाएं, तो भारत को इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, भारत को कॉर्पोरेट टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये विदेशों में अपना एक फैमिली ऑफिस खोल लेते हैं, अपना एक ऑफिस खोल लिया वहां विदेश में, और मुनाफे वहां पर आ रहे हैं, वहीं से इन्वेस्ट हो रहे हैं, भारत को पैसा नहीं मिल रहा है। देशभक्ति के नाम पे सबसे ज्यादा राम मंदिर का उद्घाटन होता है, तो सबसे ज्यादा यही बैठे हुए थे पिछली बार। अब इस बार उनको वोट लेने हैं तो झंडे वाले पे दूसरे को बिठा दिया, अलग बात है। तो सरकार तो आगे आगे इनको ही घुमाती रहती है, इन्हीं के फोटो, इन्हीं का बनतारा, दिल्ली का जू भी उठा के दे दो,
और ये क्या कर रहे हैं, अब मैं नाम बताता हूं आपको, किस आदमी ने कितना पैसा बाहर निकाला है आउटफ्लो वाला। तो उससे पहले डाटा और आंकड़े, 2015-16 में भारत ने कुल एफडीआई आउटफ्लो 5 से 7 अरब डॉलर था। 17-18 में ये बढ़कर 10 अरब हो गया। 20-21 में कोविड के टाइम पे थोड़ा कम होकर 8 हो गया, ऑब्वियसली काम धंधा ही नहीं हुआ था। 23-24 में ये 20 अरब डॉलर पैसा देश का बाहर गया, यानी 15-16 में जो 5 से 7 अरब जाता था वो 20 अरब हो गया, और 24-25 में सीधा 75% बढ़ गया, यानी 30 अरब डॉलर भारत से बाहर चले गए, 29.2 अरब डॉलर। जो 2015 में मोदी जी के पदार्पण तक 5 से 7 अरब डॉलर बाहर जाते थे, बाहर लगाते थे हमारे ये लोग उद्योगपति भारत के, वो अब 29.2 अरब डॉलर लगा रहे हैं। जो आदमी बाहर 5 रुपए लगाता था वो 30 रुपए लगा रहा है, 6 गुना हो गया है 10 साल में। देशभक्ति का दौर है, राष्ट्रवाद का दौर है, और उद्योगपतियों का देश प्रेम ऐसा दिखाई दे रहा है। हालत यह है, जो हमारे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनका 15 से 18 के बीच में नेट इनफ्लो 5 से 15 अरब डॉलर था, और इसी तरह से 23-24 में वो लोग 21 अरब डॉलर लेके गए हैं, यानी 29 अरब डॉलर मेरे देश के उद्योगपति बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और विदेशी लोग जो पैसा निकाल के ले गए हैं वो है 21 अरब डॉलर। और देश का अखबार हेडलाइन छापता है कि विदेशी लोग पैसा निकाल रहे हैं। विदेशी लोग पैसा तो निकाल रहे हैं भाई, पर जितना पैसा विदेशी भारत के बाजार से वापस निकाल के ले जा रहे हैं, इन सब कारणों से, फेवरेटिज्म के कारणों से, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उससे ज्यादा पैसा तो जिनके लिए फेवरेटिज्म चल रहा है वो लोग देश के बाहर ले जा रहे हैं। ये कोई आंकड़े में झूठ तो बोल नहीं रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स के, ओडीआर इंडिया के सब आंकड़े हैं। और अगर आप इन सारी चीजों को छोड़ दें तो भारतीय कंपनियों का जो विदेशी निवेश है वो 10 अरब डॉलर होता था 2015 में, 2020 में 18 हो गया, और 25-24-25 में मैंने जैसे बताया 29.2 अरब डॉलर हो गया। बहुत सारी पूंजी विदेशों में फैमिली ऑफिसेज में जारी है। कैसे जारी है इसको आप अंदाजा लगा लें कि बड़े बड़े ग्रुप सिंगापुर, दुबई, लंदन, यहां पर फैमिली ऑफिस बना रहे हैं और मुनाफों को वहां पर दिखा रहे हैं। मैं आपको अगर पूरा आंकड़ा बताऊं तो आपको अचरज होगा कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियां क्या कर रही हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान के 10 बड़े कॉरपोरेट जिन्होंने भारत से कमाया और बाहर लगाया। देश प्रेमी, जीडीपी कहां से ऊपर, रुपया क्यों गिर रहा है? मेरे और आपके लिए नहीं गिर रहा है। मैं और आप तो परेशान हैं कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो सरकार भी नहीं बदल पा रहे हैं भाई। हम वोट कहीं देते हैं, जीत कोई जाता है। हालत यह है कि सन फार्मा ने 2024 में अपनी ही नीदरलैंड की कंपनी में 6840 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। 6840 अपनी ही नीदरलैंड की कंपनी में। जाइडस लाइफ साइंसेस, ये एक और दवा कंपनी है, इसने एम्पलीट्यूड सर्जिकल में फ्रांस की 3440 करोड़ रुपए जमा किए। सन फार्मा ने 2025 में अमेरिका की चेक पॉइंट थ्योरेपेटिक्स में 3040 करोड़ रुपए फिर वहां पर भेजे और उसका अधिग्रहण किया, यानी इस कंपनी को खरीदा अमेरिका की। रिलायंस इंडस्ट्री के अंबानी परिवार ने सिंगापुर में अपना फैमिली ऑफिस बनाया है। बड़े पैमाने पर वो अपना सारा, मैं अभी आऊंगा फैमिली ऑफिस वाले पे, और अगर आप फैमिली ऑफिस वाले पे जाएं तो मैं आपको वो एक लिस्ट बनाता हूं जो मैंने बनाई है, बढ़िया से आपको समझ में आएगा किन किन लोगों ने अपने फैमिली ऑफिस बाहर रखे हुए हैं। अनिल अंबानी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं बचा उसमें, सीधे अंबानी फैमिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो के मालिक, सिंगापुर में फैमिली ऑफिस, एनर्जी, टेलीकॉम और रिटेल टेक्नोलॉजी में उनका इन्वेस्टमेंट है। जब फैमिली ऑफिस वहां पे होगा तो उनके जो परिवार के जो निजी मुनाफे होते हैं वो वहां पर दर्ज होते हैं। तो ये लोग अपने फैमिली ऑफिस बनाते हैं जहां पर कम टैक्स लगता है, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि आपका यूएई, जैसे कि कुछ और जगह। दुर्भाग्य की बात यह है
अंबानी साहब ने अपना सिंगापुर में बनाया हुआ। हम सबको कहा जाता है कि आप टैक्स दोगे तभी तो विकास होगा, आपका इनकम टैक्स जो है आपको ईमानदारी से भरो, फला करो, ये करो। हमारे ऐसे लोग कह रहे हैं भैया, सीए को बोलते हैं भाई देख लो यार, ठीक से टैक्स दे देना सरकार को, है ना। डाबर परिवार, वर्मन डाबर इंडिया, सिंगापुर और दुबई में इनके फैमिली ऑफिस हैं। आपको पता है कि फिनटेक, हेल्थ केयर और एफएमसीजी में काम करते हैं। शेख सरिया परिवार यानी एसीसी और अंबुजा सीमेंट के मालिक होते थे। इनके फैमिली ऑफिस सिंगापुर और लंदन में है। ये आईटी सर्विसेज चलाते हैं और दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप उनकी उस पर जाओगे तो ऐसी आपको ऐसा लगेगा, उनके ट्वीट देख के अपनी ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि आप कहोगे वाह, एक ही आदमी महान है। उनका दुबई और सिंगापुर में फैमिली ऑफिस है। ऑटोमोबाइल, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी में भर भर के वो निवेश करते हैं और उनका मुनाफा, जाहिर बात है जब फैमिली ऑफिस वहां पे होगा, तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हारे बाप दादे भारत के हैं, तो तुम्हारा फैमिली ऑफिस वहां क्या कर रहा है? सिर्फ टैक्स इवेशन, टैक्स बचाने के लिए। आप मुझे बताइए, क्या हम भारत के लोग, खासतौर पर नौकरी पेशा आदमी, जो बेचारा मेहनत से पहले ही उसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है, उसकी नौकरी कच्ची हो रही है, ये हो रहा है, बेनिफिट कम हो रहे हैं, हर तरफ से मारा जा रहा है, वो लोग इलेक्शन फंड में बीजेपी को दे देते हैं चाहिए। और बाकी लोगों के साथ क्या हो रहा है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। आप सोचिए, जमनालाल बजाज, स्वतंत्रता सेनानी, बजाज फैमिली की एक प्रतिष्ठा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हमारा बजाज। आज उस कंपनी ने भी लंदन और सिंगापुर में फैमिली ऑफिस बनाया हुआ है। गोयन का आरपीजी ग्रुप, सीएट टायर, सिंगापुर में फैमिली ऑफिस। आप देख रहे होंगे ज्यादातर के दुबई और सिंगापुर में ही हैं। आईटीसी वाला जो परिवार है, रॉय साहब, उनका जो है वो सिंगापुर में है, उनका दुबई में है। और अडानी परिवार के अलग अलग जगहों पर, दुबई पे भी उनके, सिंगापुर में भी है, कई जगहों पर उनके फैमिली ऑफिस बने हुए हैं, जहां से विनोद भाई साहब आपको पूरी बातें पता है, वहां से खेल होता है। इसके अलावा मेलनोविस परिवार आर्थिक और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएं देते हैं, इनके भी फैमिली ऑफिस बने हुए हैं। अब भारत में सांप्रदायिकता फैलाने वाले, इसमें बताया जा रहा है, इसमें किसी भी धर्म विशेष का एक ही है वो अरुण जेटली इलेक्शन कमीशन फंड। तो आप इस देश का पैसा जब बाहर भेजोगे, आप अपने मुनाफे बाहर दिखाओगे, डॉलर में दिखाओगे, रुपया देके जब डॉलर खरीदे जाएंगे हर चीज में, भ्रष्टाचार करोगे, रुपया बाहर भेजोगे, तो जब इतनी कटर गंगा भ्रष्टाचार, फेवरेटिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, सरकार के उद्योगपतियों पे कृपा, पूंजीपतियों पे कृपा, जब लूट का राज सब तरफ चल रहा है, टैक्स चोरी चल रही है, तो हम भारत के आम लोग कितनी इकोनॉमी बचा लेंगे? तो डॉलर तो गिरेगा ही, और जब डॉलर गिरेगा, भाजपनी गटर गंगाમાંથી ચોખા પાણીનો ગ્લાસ ક્યારે ભરાવો નથી। 2013 में बोले थे मोदी जी, उसको लोग दोहराते रहते वीडियो निकाल के। जब नाक कटती है तो भाई आरबीआई का पैसा है, आरबीआई के पास डॉलर लगा हुआ है, बेचो, रुपया खरीदो। दुनिया में बाकी देश भी ये काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर अंधाधुंध जो हो रहा है पॉलिटिकल रीजन से, वो हमारे सामने है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी तस्वीर सरल तरीके से समझाने में आपको कामयाब रहा होगा। अच्छे रघुनाथ राजन था, उसको निकाल दिया आरबीआई से। के पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार की नीतियां अच्छी नहीं है। देश के उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। विदेशी निवेशक विवेशक तो बाद में आते हैं, सब जिम्मेदार है। ईडी, सुप्रीम कोर्ट, मोदी, शाह, इलेक्शन कमीशन, 5 ट्रिलियन अगले साल ही बन जाएगा भाई। उद्योगपतियों सब जिम्मेदार है। हर आदमी अगर लग जाएगा तो सब जनता को देने के लिए उपदेश है। और जो सरकार में सरकारी लोग हैं, मतलब सत्ताधारी लोग, सत्ताधारी क्लास की बात करिए, लोग छोड़ दीजिए, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े नेता, ये जब तक नहीं समर्पण दिखाएंगे देश के प्रति, खोटा खर्चा ही वाला है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड है अंत में, स्कैन करें, दिक्कत आ रही है स्कैन करने में, एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन।